हेलो गाइस, मैं हूं नरेंद्र खवादे और ये साइंस के न्यूमेरिकल क्वेश्चन का जो पार्ट है चौथा। इसके पहले हम 3 पार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने 25-25 कुछ 25-26 क्वेश्चन के पार्ट थे। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये है हमारा अगला पार्ट चौथा, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये लास्ट पार्ट होगा, इसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेंगे। इसी के साथ में साइंस के सारे न्यूमेरिकल लगभग सारे नहीं बोल सकते, पर काफ़ी क्वेश्चन सारे इसके अंदर आ चुके हैं जो प्रीवियस ईयर ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। सारे क्वेश्चन इसके अंदर मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। तो लास्ट सेट होगा, कुछ ज़्यादा नहीं, इसमें 15 क्वेश्चन होंगे। इसके पहले हम 75 कर चुके हैं। टोटल अगर देखें तो टोटल 90 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आया था जो कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या होगा, त्वरण पे क्या प्रभाव पड़ता है ना। द्रव्यमान नियत रहे, है ना, द्रव्यमान नियत रहे। तो इसका एक फार्मूला होता है, वो आपको याद करना पड़ेगा कि जो जो चेंज होता है, जो ग्रेविटी फोर्स में जो चेंज आता है ना, वो होता है किसके बराबर होता है, उसके अंदर जो चेंज आते हैं और जो रेडियस के बीच में जो चेंज आता है उसका जो रेशो होता है वो कुछ इस अनुपात में होता है, -2 ऋणात्मक -2 के अनुपात में होता है। तो यहाँ से हम निकालेंगे, यहाँ से जो आता है चेंज इन ग्रेविटी इक्वल टू -2 इंटू चेंज इन रेडियस। तो चेंज इन रेडियस कितना है, -1% कम हो जाएगा बोल रहा है। तो आप यहाँ -1 रखिए। यहाँ अगर +1 बोलता तो यहाँ +1 रखते, अगर बढ़ जाता तो प्लस में लेते, घट जाता तो माइनस है। ये वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने +2 बन के आता है, मतलब कि 2% बढ़ जाएगा। क्लियर है। अगर घटेगा या बढ़ेगा इसका तो क्लियर है, वहीं से हो जाता है कि हमको एक फार्मूला आपने देखा होगा, जो गुरुत्वाकर्षण बल का जो फार्मूला होता है वो होता है m1 m2 अपॉन r, जो आर स्क्वायर। रिलेशन जो होता है इसके बीच में, रिलेशन जो फोर्स इसके बीच में रिलेशन जो होता है ये वाला होता है। एफ इक्वल हमको पता है क्या होता है, एफ इक्वल एम ए होता है ना। तो हम उसी त्वरण अगर पुट करते हैं तो एम जी होता है। तो हमारे सामने जो बन के आता है एम जी प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ठीक है, अगर जी और आर के बीच में रिलेशन देखें तो जी और आर के बीच में रिलेशन ये बनता है। तो इससे इतना क्लियर हो गया कि गुरुत्वीय त्वरण अगर बढ़ता है तो ये घटेगा, ये घटता है तो ये बढ़ता है। मतलब दोनों जो होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो उल्टे निकलेंगे। यहाँ 1% कम हुआ तो पक्का था, स्वाभाविक क्यों बढ़ना है। क्लियर है। ठीक है, इस फार्मूला का इस्तेमाल करना है, इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन था कि एक दीवार, कुछ इस प्रकार था कि एक दीवार द्वारा उत्पन्न बल क्या होगा जिस पर सामान्य रूप से 10 मीटर पर सेकंड की गति से पानी गिर रहा हो और औसतन निसरण 0.0001 मीटर सेकंड हो। ये जो निसरण है ना, इसको डिस्चार्ज बोलते हैं। डिस्चार्ज मतलब होता है कि डिस्चार्ज है ना, होता है क्या बोले हिंदी में, तो निष्कासन जो होता है ना पानी का, कि यार इतना इस रेट से निकल रहा है, कितने लीटर पर सेकंड से निकल रहा है, तो ये है ना, इतना इसका वो है, डिस्चार्ज है ना, डिस्चार्ज। तो इस डिस्चार्ज जो दे के रखा था, आपको दे के रखा था 0.0001 MQ पर सेकेंड होता है। एक सेकेंड में इतना होता है, इतना आयतन एक हर सेकेंड निकल जाता है, इतना आयतन। ठीक है, आपको बता दूं मैं कि एक आपने सुना होगा ये पानी का है ना, पानी पे जो फोर्स होता है, उसने फोर्स बोला है तो फोर्स होता है mg, और असल में ma होता है। तो मैं mg क्यों ले रहा हूँ, त्वरण गुरुत्व है इसलिए। ठीक है, mg ले रहा हूँ। द्रव्यमान मेरे पास है नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है 10, क्या होता है, ऐसा 9.1 होता है, पर हम क्या मानेंगे उसको 10 मान लेंगे। ठीक है, हम उसको मान लेंगे कितना, 10। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू 9.81 होती है, लेकिन हम जब तक अगर उसने दिया ना हो, जब तक कि आप ये मानो, तब तक हम उसको 10 ही कंसिडर करेंगे। अब हमको क्या चाहिए, द्रव्यमान। तो आपको एक घनत्व का फार्मूला पता होगा। घनत्व बराबर से होता है मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे पास में है, हम इस वॉल्यूम को उठाएंगे। ठीक है, हमको मास चाहिए। घनत्व, पानी का घनत्व क्या होता है, पानी का घनत्व होता है 1000। कितना होता है, 1000। इसमें हम गुना कर देंगे, क्या का 0.0001 का, तो हमारे सामने मास निकल के आएंगे। तो मास निकल के क्या आ रहा है हमारे सामने, पॉइंट आ जाएगा हमारा यहाँ पे 0.1 मास आ जाएगा। नहीं, 0.1 नहीं आएगा, 1 2 3, हाँ 0.1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे सामने निकल के आ गया 0.1 मास, है ना।
अब हम यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पढ़ेंगे 0.1 इंटू 10 करेंगे तो हमारे सामने 1 न्यूटन निकल के आ जाएगा। न्यूटन क्यों लगाया? क्योंकि बल का जो मात्रक होता है न्यूटन, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि सल्फर डाइऑक्साइड के 0.6 मोल में सल्फर के कितने अणु मौजूद होते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सल्फर का आणविक द्रव्यमान क्या होता है ना, ये इसका द्रव्यमान निकालिए आप। तो ये सल्फर आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। सल्फर का यहाँ 1 है। सल्फर जो होता है ना, इसका परमाणु क्रमांक होता है 16 और परमाणु भार होता है 32, दुगना होता है, तो ये 32 हो गया। प्लस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होते हैं, परमाणु भार होता है 16, तो 16, लेकिन ये 2 है। 16 दूनी ये 32 हो जाएगा और यहाँ 32 है। 16 16 32, ऑक्सीजन 8 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, सही है। 32 32 64 हो गया हमारे सामने। तो जो इसका मतलब ये होता है कि ये इतने सल्फर, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड के 1 मोल में, हमको पहले से ही पता है 1 मोल में कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होते हैं। किसी भी पदार्थ के 1 मोल में इतने परमाणु होते हैं, ठीक है। 1 मोल, इसकी जरूरत ही नहीं थी हमको, वैसे इस चीज़ की जरूरत ही नहीं थी। उसने 0.6 बोला था, तो हम क्या करेंगे, इसी में हम 0.6 का गुना कर देंगे। ये नहीं करना था, इसकी आवश्यकता नहीं थी। हम अगर वो ग्राम में पूछता तब करते इसको, ठीक है। सिंपल आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर आ रहा है वो आपको बता दूं मैं। इसका जब गुना करेंगे, इसको भी साइड में रखो, सिंपल यहाँ पे गुना करिए आप इसका 0.6 का इंटू 6 का, तो 6 6 36, ये वाला आंसर आएगा। देखो यहाँ ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कुछ अगर समझ में आता है डायरेक्ट तो डायरेक्ट आंसर। क्लियर है। ये मल्टीप्लाई करते बैठो आप तो भी बन जाएगा, पर ऑप्शन चेक कर लो। ऑप्शन से सॉल्व करने में हमारा समय बहुत बचता है, इसलिए आप ऑप्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक लंबवत ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद जमीन पर 13.5 सेकंड में लौट आती है, तो उसे किस वेग से ऊपर फेंका गया था। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ आपको देखे क्या रखा है कि टाइमिंग देके रखी है, कितनी है, 13.5 है ना, और जी की वैल्यू देके रखी है 10। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको गति का पहला समीकरण पता होना चाहिए। पहला समीकरण कुछ ऐसा था कि जो v इक्वल यू प्लस ए टी। v क्या है, प्रारंभिक वेग, सॉरी अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग होता है, ये त्वरण होता है, और g जो होता है टाइमिंग होता है। अब यहाँ पे जो टाइम है, टाइम दिया हमको 13.5 दिया ना, 13.5, ये है जाता है लौट के आता है, तो इसको हम आधा कर लेंगे। अगर हम मान ले ये जाना है और लौट के आना है, तो इसको हम आधा कर लेंगे, क्योंकि अगर हम कैलकुलेट करते कि है कि पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा, तो इसका आधा टाइम लगा होगा, तो ये टाइम पहुंचने में लगा होगा और उतना टाइम आने में लगा होगा, ठीक है। इसका टाइम हम आधा लेंगे, क्योंकि डबल टाइम है, जाने का भी है और आने का भी है। हम तो इसको थोड़ा चेंज करते हैं। प्रारंभिक वेग जब इसको फेंका गया था तो वो 0 था, त्वरण की जगह हम गुरुत्वीय त्वरण का इस्तेमाल करेंगे इंटू टी। क्लियर है। तो जी की वैल्यू 10 है हमारे सामने, और यहाँ आ जाएगा 13.5/2, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, ये 5 बार जाएगा, 5 25 और 5 3 15 16 17 और 1 बचा, 5 1 5 और 1 6 और नीचे और 1 पॉइंट। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्लियर है। इसमें एक ही चीज़ याद रखना था, इसने जो दिया था टाइमिंग दो आने जाने की दोनों की दी थी, आपको एक सिंगल टाइमिंग लेना है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि 16 ग्राम ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है ना। तो सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि जो ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन, इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो परमाणु भार होता है 16। इसका मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन जो होता है उसके एक मोल में 16 ग्राम होते हैं, ठीक है। एक मोल में ऑक्सीजन के एक मोल का जो वेट होता है वो 16 ग्राम होता है, और यही किसके बराबर होता है, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो इसका आंसर सिंपल ये हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा। अगर वो कुछ और बोलता कि बताइए 20 ग्राम में कितने होंगे, कितना बोलता, 20 ग्राम में कितना होता है,
तो हम क्या करेंगे, 16 ग्राम का हमको पता है कितना होता है, तो हम यहाँ 20 ग्राम का निकालते हैं। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन वैसा को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखो कि एक लेंस की पावर है 2.5 डायप्टर और उस लेंस की फोकस लंबाई क्या होगी। तो आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए कि जो फोकस होता है वो 1/d होता है या फिर d = 1/f होता है। फोकस पूछा है तो ये आ जाएगा 1/d की वैल्यू है 2.5, देन इट विल बी 1/10/25, और अगर मैं इसको पॉइंट में इस्तेमाल करूँ तो 0.4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ध्वनि की तरंग जो है 339 मीटर पर सेकंड गति से यात्रा करती है। ठीक है, आपको चाल दे के रखी है 339, ठीक है, और इसकी तरंग दैर्ध्य जो दे के रखी है वो दे के रखी है 1.5। तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से डिनोट करते हैं। क्लियर है, कंफ्यूज ना हो इसमें, है ना। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लो, इसकी आवृत्ति पूछा है। क्या पूछा है? आवृत्ति। तो आवृत्ति निकालने के लिए आप क्या करिए, सबसे पहले आप निकालिए, यहाँ पे आपको आ जाएगी क्या, ये सेंटीमीटर में है ना, ये यूनिट भी याद रखिए सेंटीमीटर में। तो जो चाल होती है ना, आपको पता ही है चाल और क्या होती है, दूरी बटे समय, है ना। ये डिस्टेंस दूरी है तो ये हो जाएगी 1.5। अब सेंटीमीटर में मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग दे दूंगा, और नीचे टाइम, दूरी हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा, और चाल लेके रखी थी 339, यहाँ से मैं टी निकाल लूँगा। तो टी मेरे सामने आता है 1.5/339 और 00 = टी आ गया। क्लियर है, समय आ गया। और आवृत्ति जो होती है ना, आवृत्ति ये 1/t होती है। क्या होती है? 1/t। तो मैं इसको जब पलटाऊंगा तो मेरे सामने जो रिजल्ट निकल के आएगा वो ऐसा आएगा 33900/1.5। तो मैं पॉइंट हटा के यहाँ एक 0 बढ़ा देता हूँ, और जब इसको सॉल्व करता हूँ तो 15 दूनी 30, 3 बच गए, 15 दूनी 30, 15 छक्का 90, 00। तो ये कहाँ पे भैया, ये आपका सी आंसर हो जाएगा। और आवृत्ति की जो यूनिट होती है वो 18 होती है। तो क्लियर ही होगा आपको। अगला क्वेश्चन था, एक बच्चे के हाथ में 1/4 kg की एक गेंद है और वह उसे ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकता है। उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर तक उठता है और उसके हाथ से गेंद जो है इस चाल के साथ निकल जाती है। बच्चे द्वारा गेंद को पकड़ने के लिए लगाए गए स्थिर बल का मान क्या होगा। तो यहाँ बल पूछा गया है। क्वेश्चन पे ध्यान दो कि पूछा क्या गया है। क्लियर है। जब भी क्वेश्चन आप स्टार्ट करिए तो आपको ये पता होना चाहिए कि पूछा क्या है। मेन क्वेश्चन उसने स्थिर बल का मान पूछा, तो बल जैसे बोले आपके दिमाग में सीधा ये आ जाना चाहिए कि एफ निकालना है, एफ ए। तो आपको अब एफ चाहिए, तो आपके सामने क्या क्या दिया है, द्रव्यमान दिया है। आपको त्वरण चाहिए, त्वरण कहाँ से आएगा, तो गति के कोई ना कोई समीकरण से आप निकाल सकते हो। आपको दिया क्या है, वो मीटर करता है। आपको यहाँ पे एक चाल देके रखी है और एक डिस्टेंस देके रखी है। तो डिस्टेंस और चाल वाला समीकरण जो बनता है आपको याद होगा, v² = u² + 2as, जिसमें डिस्टेंस भी है, विस्थापन भी है ना, यहाँ विस्थापन देके रखा है और चाल भी है, यहाँ से हम त्वरण निकाल सकते हैं। क्लियर है। v हमको देके रखा है 2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये प्रारंभिक वेग 0 है, आपको पता ही है, जब उसने फेंका नहीं था तो उसके हाथ में बॉल थी, तो 0 हो जाएगा। 2as, तो 2a और s की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10। पर यहाँ एक चीज़, यहाँ 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर बदलने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा 100 का भाग, तो मेरे सामने 1/10 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे सामने एक 4 = 2 से इसको 5 बार काट देता हूँ, तो a/5 आ गया। तो a की वैल्यू जो आ गई मेरे सामने 20 आ गई। क्लियर है। a की वैल्यू मेरे सामने कितनी आ गई है, 20 आ गई। तो जो मेरा फोर्स होगा वो हो जाएगा, द्रव्यमान 1/4 है और त्वरण की वैल्यू 20 है, तो 4 × 5 = 20, मतलब 5 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ऐसा था कि एक अवतल दर्पण सूर्य के सामने इस तरह से रखा गया है। एक अवतल दर्पण है और सूर्य के सामने, समझो अब बात को, है ना, सूर्य के सामने रखा गया है ना, इस तरीके से रखा गया है कि सूर्य की किरणों का विसरण एक मुख्य अक्ष पर 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पर होता है। अब सोचो सूर्य है तो कोई प्रकाश किरण जो है ना वो अनंत से आ रही है। समझ में आ रहा है। अगर अनंत का नाम लिया तो सूर्य से आ रही है, तो आप सोचो कि कहाँ बनेगा उसका विसरण। वो जो जहाँ भी पॉइंट बना रहा होगा ना वो फोकस देकर रखा है। इससे क्लियर ये होता है, उसने ये क्लियर नहीं बताया कि उसकी फोकस दूरी क्या है। उसने ये हमको खुद को समझना है कि मुख्य अक्ष पर अनंत सूर्य किरण आ रही है, तो मुख्य अक्ष पर अगर कहीं पॉइंट बनाती है तो वो फोकस होता है। तो ये जो 5 दिया है ये फोकस की वैल्यू है। क्लियर हो गया।
दूर एक बिंदु पर होता है। यदि 3 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती, ये लंबाई हो गई मोमबत्ती की, प्रतिबिंब की लंबाई, दर्पण मतलब प्रतिबिंब की लंबाई हो गई। एक मोमबत्ती के दर्पण के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूर रखा है, तो ये हो गई यू, ये हो गया वस्तु जितनी दूर रखा गया है। तो मोमबत्ती का प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा, मतलब आपको वी निकालना है। क्लियर है, प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। आपको एक इक्वेशन पता होगा, दर्पण सूत्र 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ से आप क्लियर सॉल्व करोगे तो 1/f दे के रखा है 5, 1/v जो होता है वो दे के रखा है, आपको v निकालना है, 1/u आपको 10 दे के रखा है। क्लियर है, दोनों यूनिट सेंटीमीटर में, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। इसको जब इधर पक्षांतर करता हूँ तो 1/5 माइनस 1/10 इक्वल 1/v आता है, और इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे सामने आ जाता है एलसीएम 10 और ऊपर 2 - 1 इक्वल 1/v, तो 1/10 इक्वल 1/v, देन v क्या हो जाएगा 10 आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, दर्पण सूत्र पता होना था, क्वेश्चन आंसर वैसे ही बन जाता। अगला क्वेश्चन था कि 30 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है कोई एक बॉडी है 100 ग्राम की, एक क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी जो है 0.05 सेकंड में रोक लेता है, तो खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल, बस वही फार्मूला F इक्वल टू m g लग जाएगा। क्लियर है, और यहाँ पे जो त्वरण होगा, सॉरी यहाँ जी लिख दिया, कोई बात नहीं, द्रव्यमान त्वरण जो होता है वेग में परिवर्तन की दर, वेग बटे समय लिख लेंगे। द्रव्यमान दिखा है 100 ग्राम है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.1 kg में लिख रहा हूँ, यूनिट चेंज कर रहा हूँ। जो वेग था वो था 30 मीटर पर सेकेंड, और समय दे के रखा है 0.05 सेकेंड। तो मैं ये पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 100 का गुना कर दूंगा, तो ये पॉइंट हट जाएगा। क्लियर है, अब 5 से काटूंगा तो ये 5 अगर 30 हो गया, उसके बाद ये पॉइंट हटाना चाहता हूँ तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, और 10 संग 60। ठीक है, 60 आंसर नहीं होगा, 60 आया जरूर। एक चीज़ ध्यान दीजिए आप कि ये क्या कर रहा है, खिलाड़ी जो है द्रव्यमान क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा रोका जाता है, रोका जा रहा है, गति जो हो रहा है, गुरुत्व त्वरण जो है ऋणात्मक है, ऋणात्मक त्वरण है, इसलिए जो है यहाँ जो ए आएगा वो माइनस में जाएगा। समझ में आ रहा है, माइनस जी लगेगा क्योंकि यहाँ ऋणात्मक त्वरण है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा और डी आ जाएगा -60 न्यूटन। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन था कि जब किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उस पर उपली बल कार्य करता है, इस बल को बोलते हैं उत्प्लावक बल। तो क्लियर होगा आपको, आर्किमिडीज का सिद्धांत है ना, भाई साहब का एक अच्छा खासा साइंटिस्ट है जिसकी वजह से जहाज वहाज चलते पानी में। अगला क्वेश्चन देख लो कि 1 kg के द्रव्यमान वाली एक वस्तु जो है पूर्व की ओर 2 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग के साथ गतिमान है, उस पर एक उत्तर की ओर एक बल लगता है, मतलब कोई बॉडी है वो इधर जा रही है, वो है ना, उसका वेग इधर है जो कि है 2 मीटर पर सेकेंड, बट कोई फोर्स उस पर ऐसा लगाना चाह रहा है, भैया ऐसा लगाना चाह रहा है फोर्स, और वो फोर्स लग रहा है 1.5 न्यूटन का, है ना। तो उसने बोला कि भाई आप फोर्स इधर लगा रहे हैं, मैं इधर बढ़ रहा हूँ, तो जब वो कहीं ना कहीं वो आदमी न इधर जा पाएगा ना इधर, वो वस्तु ऐसी 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 गति करेगी। तो उसने बोला था कि ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस क्या होगी, सीधा नहीं जा पाएगा, उसका वेग इधर जा रहा है, उसके ऊपर फोर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ इसकी जो वेग है वो उस दिशा में लग रहा है और बल इस दिशा में जा रहा है। क्लियर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो बनता है, आपने एक फार्मूला देखा होगा, इसमें जो वेग है अगर मैं देखूँ एक्स डायरेक्शन में, अगर वेग देखूँ तो मेरे सामने क्या आ रहा है 2 आ रहा है, और वहीं वाई डायरेक्शन में वेग जो है 0 है। क्लियर है, एक्स डायरेक्शन में जो वेग है वो 2 आ रहा है, वाई डायरेक्शन में 0 है वेग। यदि मैं यही चीज़ अगर मैं त्वरण देखूँ, एक्स डायरेक्शन में त्वरण और वाई डायरेक्शन में त्वरण देखूँ, ठीक है, त्वरण क्या हो जाएगा, त्वरण का फार्मूला हो जाएगा F इक्वल तो एम ए में, तो यहाँ से निकलेगा F/m। तो बल जो लग रहा है, बल लग रहा है कितना 1.5 न्यूटन का बटे 1, तो 1.5 का त्वरण क्रिएट होगा। तो जो त्वरण होगा ना वो इस डायरेक्शन में, एच डायरेक्शन में 0 होगा। त्वरण किस डायरेक्शन में लगेगा, वाई डायरेक्शन में निकलेगा, तो वो निकलेगा कितना 1.5। ये थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा बस इसी को समझना पड़ेगा हमें, क्योंकि थोड़ा सा सवाल थोड़ा अजीब सा है ना, कोई इसमें से कोई शॉर्टकट फार्मूला नहीं है कि आप इसको इस्तेमाल करो और सीधा आंसर ला लो। जब पार्टिकल इधर जाने को होता है ना, तो इस डायरेक्शन में उसके डायरेक्शन में चेंजेस आते हैं, इस डायरेक्शन में चेंजेस नहीं आते हैं।
इस वजह से वहाँ त्वरण जो है एक्स डायरेक्शन में 0 होता है और वाई डायरेक्शन 1.5 होता है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमको ये निकालना है कि वो एक्स डायरेक्शन में कितना गया है और वाई डायरेक्शन में कितना गया है। ये हमें फाइंड आउट करना है कि एक्स डायरेक्शन में वो कितना बड़ा आगे है, वाई डायरेक्शन में कितना बड़ा आगे। तो एक फार्मूला आपको बता दूं मैं, गति का जो समीकरण है v इक्वल यू प्लस ए टी। ठीक है, प्रारंभिक वेग तो 0 था। अगर हम यहाँ देखें तो आप सबसे पहले एक फार्मूला का इस्तेमाल करो। एस गति का जो दूसरा समीकरण जो विस्थापन संबंधित है, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। क्लियर है? तो इस फार्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे। हम कुछ अगर एक्स डायरेक्शन निकालना है, एक्स डायरेक्शन में विस्थापन निकालना है, तो एक्स डायरेक्शन में देखो क्या होता है। एक्स डायरेक्शन में त्वरण 0 होता है। त्वरण 0 क्यों बोला गया पता है आपको? त्वरण 0 इसलिए बोला गया है, उसने बोला है कि वेग एक समान वेग बोला गया है। ठीक है, पूर्व दिशा की ओर एक समान वेग थे, इसलिए जब अगर वेग समान होगा तो त्वरण जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है? समान वेग है इसलिए यहाँ पे त्वरण जो है वो 0 है। तो जब इस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो ये तो 0 हो गया हमारे सामने, त्वरण 0 हो गया ना, एक्स डायरेक्शन में निकाल रहे। ठीक है, और वहाँ एक्स डायरेक्शन में वेग कितना है? 2 है और टाइम कितना यहाँ दे के रखा है? 2 सेकेंड है। तो एक्स डायरेक्शन में जो हमारे सामने विस्थापन आ रहा है वो 4 आ रहा है। तो एक्स डायरेक्शन में कितना बढ़ता है? 4 बढ़ता है, 4 मीटर। ऐसे से हम वाई डायरेक्शन निकालते हैं। वाई डायरेक्शन जब सॉल्व करेंगे तो वाई डायरेक्शन में आप देखो आराम से, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वाई डायरेक्शन में क्या होता है? वेग 0 होता है। वेग 0 होता तो ये 0 हो जाएगा, प्लस हाफ त्वरण का मान था 1.5 जो हमने निकाल के बैठे थे 1.5। टी इक्वल टी स्क्वायर तो हम 2 बार ले लेंगे, 2 से 2 गया और 15 दूनी 30 मतलब 3.0। वाई डायरेक्शन वो 3 जाता है ऊपर। क्लियर हो गया? हमारे पास एक्स का भी निकल चुका है और वाई का भी निकल चुका है। हम इसको एक ऐसी लाइन बना देते हैं तो हमको पता चल गया कि ऊपर 3 जा रहा है, ऐसे में एक्स में वो 4 जा रहा है। तो 4 और 3 हमको पता हो चुका है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। 4 और 3 ये आपको पता ही है 5 होता है। 4 4 16 3 3 9 रूट ऑफ 25, 5 आंसर आ जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 मीटर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो कि एक कण है जिस पर 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण आरोपित करते हैं, तीसरे सेकंड में अपनी स्थिर स्थिति से कितनी दूरी तय करेगा। इसका यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे अपन। कितनी दूरी तय करें? एस इक्वल यू टी अपॉन हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है? एक चीज़ याद रखो, यहाँ लिखा है कि एक कण जिस पर इतने त्वरण से आरोपित किया गया है, तीसरे सेकंड में अपनी स्थिर स्थिति से कितनी दूरी तय करेगा। मतलब शुरू में जो इनिशियल वेग यू क्या होता है? प्रारंभिक वेग होता है। यू इक्वल 0 ये आपको पता होना चाहिए। तो एस निकल के आपके सामने हाफ ए, यहाँ गुरुत्वीय त्वरण रहेगा जी टी स्क्वायर। क्लियर हो गया? इस फार्मूले का इस्तेमाल करना है। तो इतने आपको यहाँ पे कण त्वरण भी देके रखा है, आपको निकालना है तीसरा सेकंड में। पर तीसरा सेकंड बोला है, तीसरा सेकंड में बोला है, तो मतलब आप 3 सेकंड में निकाल लो माइनस उसमें से 2 सेकंड में। 3 सेकंड में जितनी डिस्टेंस तय करता है वो, और उसमें से कर दो 2 सेकंड में जितनी डिस्टेंस तय करता है उस डिस्टेंस को आप माइनस कर दोगे। क्लियर है? तो तीसरी सेकंड में जब इसका तो हम निकालेंगे डिस्टेंस, तो हो जाएगा जी की वैल्यू क्या जाएगी? 4/3 माइनस इंटू टी कितना है? 3 रखेंगे 3 सेकंड में, माइनस 1/2, फिर 4/3 इंटू 2। मतलब हमने क्या किया कि 3 सेकंड में जो डिस्टेंस तय करता है उसमें से 2 सेकंड में जो डिस्टेंस तय करता है उसको माइनस कर देंगे। हमारे सामने आएगा 1/2, 4/3 कॉमन लिया हमने, अंदर बचेगा 3 माइनस 2, मतलब यहाँ हमारे सामने बचेगा 1। सॉरी जी टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर सॉरी। तो यहाँ भी वर्क आएगा, यहाँ भी वर्क आएगा और यहाँ भी वर्क आएगा, यहाँ 1 नहीं होगा है ना। तो आगे जब सॉल्व करते हैं तो ये 2 से इसको काट देता हूँ मैं, तो 2/3 आ गया मेरे पास यहाँ पे, इंटू यहाँ पे 3 3 9, 9 में से 2 दूनी 4 गए, 5 बचता है। तो 5 दूनी 10/3, आंसर सी हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन था कि कार्बन डाइऑक्साइड के 10 मोल का द्रव्यमान कितना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के 10 मोल का द्रव्यमान कितना होता है। तो सबसे पहले कि कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल का जो द्रव्यमान होता है ना, 1 मोल का द्रव्यमान निकालेंगे कितना होता है, फिर 10 का निकाल लेंगे। ठीक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बोला है, अच्छे से देखो। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का परमाणु क्रमांक जो होता है 6, परमाणु भार हो गया 12, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, परमाणु भार हो गया 16, लेकिन ऑक्सीजन के 2 है तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, तो ये हो जाएगा 32। दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 4 एंड देन 4। मतलब कार्बन का 1 मोल में 44
जो होता है 44 ग्राम होता है। 1 मोल में इतने ग्राम, इतने इस 1 मोल का 44 ग्राम द्रव्यमान होता है परमाणु के। क्लियर हो गया। तो उसने 10 मोल बोला है, तो इसमें 10 दोनों साइड 10 का गुना करेंगे तो 440 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो कि 7 ओम प्रतिरोध वाली तार को इस पर दोगुना कर दिया जाता है तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। ठीक है, तो 7 ओम प्रतिरोध वाली तार को इस पर दोगुना कर दिया जाता है, उसकी लंबाई को दोगुना कर दिया जा रहा है। तो आपने एक देखा होगा कि जो प्रतिरोध होता है वो प्रोपोर्शनल होता है लंबाई बढ़ेगी तो वो क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट जो होता है, जितना लंबाई जितनी बढ़ेगी उतना क्षेत्रफल बढ़ता है, और अनुप्रस्थ काट जो होता है उसके वो होता है, जितना ज़्यादा अनुप्रस्थ काट होता है तार का जितना बड़ा होगा उतना प्रतिरोध कम होगा। तो आपने यहाँ पे एक फार्मूला देखा होगा L/A। मान लो शुरू में जो था प्रतिरोध R1 था, लंबाई L1 थी, क्षेत्रफल जो था वो A रहा होगा, जो भी रहा होगा। अब मान लो प्रतिरोध चेंज होता है, प्रतिरोध 2 हो जाता है, लंबाई जो हो जाती है बढ़ जाती है, डबल हो जाती है, और क्षेत्रफल जो होता है, आप कोई एक बात बताओ, जब दोगुना करते हो क्षेत्रफल आधा हो जाता है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, लंबाई दोगुनी करने पर क्षेत्रफल जो होता है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया वो आधा हो जाता है, क्योंकि उसके जो आयतन में चेंजेस आते हैं वो बराबर आते हैं। मतलब आयतन तो सेम होता है, तो लंबाई अगर वो दोगुनी करेंगे तो क्षेत्रफल उसका आधा हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्लियर है। क्योंकि जो आयतन होता है वो तार का आयतन चेंज होता नहीं, खींचो या बड़ा कुछ भी करो, इसलिए जो क्षेत्रफल था वो हो जाता है कितना, आधा। तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है, ये कंडीशन जब बन रही तो हमारे सामने से जब हम सॉल्व करते हैं R2 को जब सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे सामने बन के आता है, ये जो 2 ऊपर चल जाता है तो 2 दूनी 4 हो जाता है, रो L/A। तो R2 निकल के आता है 4 गुणित ये जो है ये R1। तो नया प्रतिरोध होता है वो 4 गुना हो जाता है। कैसा हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। तो सवाल थोड़ा सा कन्फ्यूज, दुगुना कर दिया जाता है तो तार का नया प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो यहाँ 4 गुना नहीं दिया है, इसने क्या किया है, जो नया प्रतिरोध की इनने किया है 1/4 कर दिया है। तो 7 अगर हम 4 करते हैं तो हमारे सामने 4 कम 4, 4 7 28 बी निकल के आता है। पर एक्चुअल ये है इसका मतलब 4 गुना हो जाता है वो। क्लियर है। यह हो सकता है कि इसकी जो भाषा शैली थोड़ी समझ में ना, थोड़ा सा इसमें कुछ चेंज है जिसकी वजह से हम आंसर, या तो उसको ये होना चाहिए था कि जो नए प्रतिरोध की जगह ये बोलना था कि ऐसा बढ़ा दिया जाएगा तो पुराने प्रतिरोध का कितना हो जाएगा, नए प्रतिरोध का कितना हो जाएगा, नया प्रतिरोध है का कितना गुना होगा, कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना होगा, ये पूछा जाना होता तो वो ठीक होता है सवाल। ठीक है, देख लेते हैं। तो इसको इस तरीके से करते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन था हमारे सामने कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जो है 9.81 है। पृथ्वी की सतह से उसकी त्रिज्या जो है 1/10 ऊंचाई पर त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जो हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि जो g होता है ये होता है mg अपॉन अंदर होता है हमारा क्या होता है r²। तो r होता है स्क्वायर, है ना। तो एक चीज़ याद रखना, जब भी वो बोले हमें कि पृथ्वी से नीचे या पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो यहाँ में कुछ चेंज आते हैं ना, पृथ्वी से ऊपर या पृथ्वी से नीचे जो आता है उसमें कुछ परिवर्तन आता है। कैसे परिवर्तन आता है कि अगर उसने बोल दिया कि कोई पिंड है, इसने बोला था ये पृथ्वी है आपकी सतह, इससे h हाइट है और नीचे r त्रिज्या है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होती है ना कि पिंडों को, क्योंकि इस थोड़ा ब्लर हो रहा है ना, ये जो त्रिज्या होती है किसी पिंड की, उसकी त्रिज्या उसके सेंटर से नापी जाती है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस हो जाती है ना, r जो होता है वो r नहीं होगा,